हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम की तरह मॉक टेस्ट करने वाले हैं। जितना यहाँ पे आप सिलेबस में दिया हुआ है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टीसीएस के लेवल के क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। तो देखिएगा, जितना भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं एनवीएस में, जितनी भी पोस्ट हैं, सारे लोग इसको देख सकते हैं। बस 2-4 नंबर का यहाँ पे जो सिलेबस में आपका कट डाउन है। जैसे किसी में जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर कम पूछा जाएगा, किसी में कंप्यूटर के ज़्यादा प्रश्न, किसी में कम है। तो आपका जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाला ये पेपर है, इसमें आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया पूरा पेपर हम करने वाले। तो देख सकते हैं ये हमारे पास पूरा पेपर हमने इसको टाइप किया है और बहुत ही शानदार है, आपके लिए बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन करेंगे वो हम करने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर के 30 प्रश्न आपके एग्जाम में आने। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को आप जरूर सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, जो आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से। तो चलिए देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा ये पेपर रहने वाला है आपके लिए। तो कहते हैं कि पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ठीक है, पर्यटक स्थल एक है जिसका नाम है अरकू घाटी। ये भारत के किस जगह पे स्थित है, तो याद रखेंगे विशाखापट्टनम। कहाँ? दक्षिण में विशाखापट्टनम में स्थित है अरकू घाटी, याद रखेंगे। ये पर्यटन स्थल है, बहुत बार पूछता है टीसीएस ऐसे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अब देखिएगा, जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है ना, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखेंगे वो हो जाएगा कहाँ पे, रोम में। कहाँ? इटली, रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इसका मुख्यालय बेसिकली कहाँ, इटली, रोम में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जीएसटी में जो लॉटरी पुरस्कार होते हैं, ठीक है, जो लॉटरी पुरस्कार होते हैं जीएसटी के अंतर्गत, तो वो किस में रखे गए, कौन सा स्लैब रखा गया है। तो देखिएगा, जीएसटी क्या है, ये आप जानते हैं, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसका मॉडल क्या है, ये जो है कनाडा मॉडल पे है और सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था, फ्रांस में लागू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो लॉटरी पुरस्कार है ना, ये 28% के स्लैब में रखा गया। कितने? 28% जीएसटी के स्लैब में इसको रखा गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं सर थॉमस ने इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। अब जो थे जेम्स प्रथम, ठीक है, वो सबसे पहले किस मुगल सम्राट के दरबार में गए थे अनुमति लेने के लिए कि हम यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यह किया गया था थॉमस के द्वारा, ठीक है। और ये जहांगीर के दरबार में गए थे। कौन? जहांगीर के दरबार में गए थे। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि मुस्लिम हिंदू एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। मुस्लिम हिंदू एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में आगरा में, जहाँ पे ताजमहल स्थित है। आगरा में ये त्यौहार मनाया जाता है जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ दोनों लोग त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इसको एकता का प्रतीक माना जाता है। पूरे भारत में ये फेमस है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिए, तो कहते हैं कि पायराइट एस्क को जलाने से मिलती है, ठीक है। पायराइट एस्क को अगर आप जलाएंगे तो क्या मिलता है। साइंस के भी आपके इसी में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये पायराइट एस्क को जलाने से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति है इसके ऊपर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। पहले याद रखेंगे अनुच्छेद 61 के द्वारा इस पर लगाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी सदन, ठीक है, यहाँ लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में इसको पारित किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिएगा कि 2/3 बहुमत से इसका पास होना जरूरी है। अगर किसी के ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं आप, ठीक है, 2/3 बहुमत से इसका पास होना जरूरी है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 61 है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि प्रसिद्ध मठ तवांग किस राज्य में स्थित है। अब 2-4 मठ हैं जो अक्सर आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्रसिद्ध मठ जो है तवांग, वो किस राज्य में स्थित है। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर। ये आपका तवांग मठ जो है स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का, बहुत ही बेहतरीन है। तो कहते हैं हाल ही में किस देश ने खुद को चरम निर्धनता से पूर्णतः मुक्त घोषित किया है। अभी चरम निर्धनता बहुत ज़्यादा फैली थी एक देश में जो अपना पड़ोसी देश है यानी कि चाइना। तो वहाँ उसने क्या किया है, उसने घोषित कर दिया है कि हम इससे अब मुक्त हो चुके हैं। तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि धान की खेती के लिए
सबसे आदर्श मृदा कौन सी है? ठीक है, धान की खेती के लिए जो सबसे आदर्श मृदा है वो कौन सी हो जाएगी? तो याद रखेंगे जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, और जितना भी ये आपका मैदानी क्षेत्र होते हैं, नदियों द्वारा बनाए गए क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जलोढ़ मृदा बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो बहुत ही वर्ष पूछा गया है कई बार। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन? जो पाटलिपुत्र है इसके संस्थापक, ये वर्तमान का पटना, ठीक है, याद रखेंगे बिहार का पटना। तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र की जो स्थापना करी गई थी उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि चौहदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? अब देखिए, चौहदड़ों की बात करें, हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, ये सारे पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? J.H. मैके ने। किसने? चौहदड़ों के जो उत्खनन का कार्य पूरा किया था वो किया था J.H. मैके के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है। तो कहते हैं कौन सा शतरंज खिलाड़ी 2021 विश्व का सबसे कम उम्र या शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? विश्व का सबसे कम उम्र का कौन बना है? तो याद रखेंगे ये कौन? अभिमन्यु मिश्रा। कौन? अभिमन्यु मिश्रा। ये हैं तो इंडिया मूल के, लेकिन रहते हैं अमेरिका में, याद रखें। क्वेश्चन नंबर देखें अगला, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है? वो हो जाएगा पुदुचेरी में। कहाँ? पुदुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुदुचेरी में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एग्जाम का प्रैक्टिस सेट हमें आपको प्रोवाइड कराएंगे। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे जो 15 का राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनल हार्मोन जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं आपातकालीन हार्मोन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ये अवार्ड दिया गया। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? वो हो जाएंगे यहाँ पे भारत। भारत को ही सम्मानित किया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर दीजिए। तो कहते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को रिपोर्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? तो याद रखेंगे IMF, जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके द्वारा यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है, ये यहाँ पर जारी की जाती है। तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि बांग्लादेश की निम्नलिखित में से किस नदी को बाराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? बांग्लादेश की एक नदी जिसको बाराक नदी के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सुरमा नदी। कौन सी? सुरमा नदी इसका राइट आंसर हो जाए। इसको हम बाराक नदी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की अगर बात कर लीजिए तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई में। कब? 29 जुलाई में हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो गया, सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करती है? तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सबसे कम साझा करती है वो है अफगानिस्तान के साथ। किसके? अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज़्यादा किसके साथ साझा करती है? वो हो जाएगी बांग्लादेश के साथ, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। और यहाँ पे देखिए जो 3 बीघा कॉरिडोर है वह किससे संबंधित है? वो बांग्लादेश से संबंधित है। रेड क्लिफ रेखा किससे संबंधित है? ठीक है, याद रखेंगे पाकिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। तो अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहते हैं कि अक्टूबर तथा नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो भारी वर्षा होती है यह किस कारण होती है? याद रखेंगे ये आपका होता है जो सर्दियों के महीने में, जैसे अपने यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो उत्तर भारत में बारिश होती है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र, जैसे क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा सर्दियों में बारिश होती है यहाँ पे तमिलनाडु में होती है। तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर होगा। ये कहाँ पे पड़ता है? कोरोमंडल तट ही पूरा उधर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 15 अगस्त 2021 की अगर बात करें तो उस समय क्या था? स्वतंत्रता दिवस था। और प्रधानमंत्री ने
जो ये किया था 2047 तक, क्या 2047 तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। स्टैटिक जीके का अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर देखिए अगर 25, तो कहते हैं कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार के जो अष्टदिग्गज थे वो देखिए बहुत फेमस है हिस्ट्री में। तो वो थे कौन? बेसिकली थे 8 तेलुगु कवि। कौन थे? वो 8 तेलुगु कवि थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, साइंस का प्रश्न बेहतरीन। तो कहते हैं कि छिली हुई सब्जियों को धुलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। अब छिली हुई सब्जी से जो विटामिन यहाँ पे नष्ट होता है वो कौन सा होगा? तो याद रखेंगे विटामिन सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। विटामिन सी क्या है? ये नष्ट हो जाता है। अब एक चीज़ और देखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों क्या हैं? ये वाटर में घुल जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं, इसी वजह से ये पानी के साथ निकल जाते हैं। तो याद रखेंगे बी और सी ये पानी में घुलनशील हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो कहते हैं कि निम्न में से किस ग्रंथि से पित्त उत्पादित होता है। अब पित्त किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। क्या? यकृत से पित्त को उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। अब सेलुलोज से बनी जो कोशिका भित्ति होती है किसके सेलों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में। याद रखें कहाँ? पौधों में ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये गड्डी सही। अगला देखिए तो कहते हैं जकारिस जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था। जो जकारिस जॉनसन है इनके द्वारा जो आविष्कार किया गया था, किसका किया गया था? ये किया गया था सूक्ष्मदर्शी का। क्या? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जकारिस जॉनसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगर 30 देखें तो कहते हैं जो संघाई जो आपका एससीओ है ना, एससीओ संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो याद रखेंगे झांग मिंग, ये हाल ही में बने हैं। तो झांग मिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो जीके के 30% हमने खत्म कर लिए। अब 30% आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं कंप्यूटर के। तो चलिए कंप्यूटर के प्रश्नों को मैं यहाँ पे जल्दी से खत्म कर लेते हैं। कंप्यूटर के प्रश्न सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग यहाँ पे इसको दे सकते हैं। जो लोग भी यहाँ पर मान लीजिए कोई लोग एनवीएस में डाले हुए हैं, लैब अटेंडेंट का, इसी तरीके से कई सारे फॉर्म पड़े हुए हैं उसमें, तो सबके लिए है ये। तो देखिएगा, तो कहते हैं कि जो एमएस वर्ड पर लिखे टेक्स्ट को आप मिटा सकते हैं। ठीक है, जो एमएस वर्ड है इस पर आप जो लिखते हैं इसको कैसे मिटाएंगे? तो याद रखेंगे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, एक तो आप बैक स्पेस दबा सकते हैं, बैक स्पेस से आप मिटा सकते हैं, और एक होता है कंट्रोल ए दबा करके आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो डिलीट वाली बटन होती है इसको आप क्या करेंगे? दबा देंगे, तो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं जो फॉन्ट है वो किसे कहते हैं। ठीक है, जो फॉन्ट है वो किसे कहते हैं? अब कहते नहीं कि यार मेरे फ़ोन का फॉन्ट बहुत डिजाइन वाला है। तो फॉन्ट जो होता है वो यहाँ पर कंप्यूटर के अक्षर या अंकों का आकार होता है। ठीक है, जो अक्षर हैं, जो अंक हैं, उन्हीं का तो आकार होता है फॉन्ट। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। आसान है, तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बना। इसको कंप्यूटर के बाप या फिर पिता भी कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज इसके राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात कर लेंगे तो कहते हैं जो आपका यूपीएस है, ठीक है, जो आपका यूपीएस होता है इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो यूपीएस का जो फुल फॉर्म होगा क्या होगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो कहते हैं जो आपका एएलयू है, ठीक है, एलयू, ठीक है, ये आप देखेंगे क्या होगा? ये परिचालन संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंधित होता है किससे? अर्थमेटिक। ठीक है, क्या होगा? अर्थमेटिक से ये आपका संबंधित होगा। आपको राइट आंसर होगा इसका वही वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे तो यहाँ पे क्या कहा जा गया, एक जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें देखिए तो कहते हैं कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की जो स्मृति है, जो कंप्यूटर की मापन होता है किसमें? बिट्स के द्वारा किया जाता है। क्या? बिट्स के द्वारा कंप्यूटर का मापन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं आजकल सबसे ज़्यादा या फिर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? जो सूचनाओं को सिस्टम के अंदर भेजती हैं, तो यही इनपुट डिवाइस कहलाता है। याद रखेंगे। तो ये कौन सी हो जाएगी? सबसे ज़्यादा जो यूज करी जाती है ये आपको यूज करी जाती है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो आपको दो भागों में बांटा मिलता है। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने को मिल सकते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कोई चीज़ आप बाहर से डालते हैं, कोई गेम वगैरह या फिर कोई ऐप वगैरह आप इंस्टॉल करते हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। सिस्टम जो होता है ये आपके पहले से ही इनबिल्ट होते हैं कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल सही होगा, दो होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, याद रखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका। एक तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपका अंदर ही होता है, मोजिला लाइनेक्स, लेकिन आपका जो ओपन ऑफिस है ना, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, तो अगले की बात कर लीजिए तो कहते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन होते हैं, यहाँ पे कुछ भी चीज़ आप करते हैं तो उसको अगर आप प्रोग्रामिंग भाषा में लिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोडिंग करना। अब देखिए कोई भी अगर पेज बनाया जाता है, कुछ भी आप बनाते हैं सिस्टम में, जो CS वाले हैं वो अच्छे समझते होंगे, तो वो क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। हर एक चीज़ के लिए कंप्यूटर में कोडिंग करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें तो कहते हैं कंप्यूटर प्रणाली में कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अब कंप्यूटर प्रणाली की बात करें तो कहते हैं इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, एक देखिए कोबोल है, ये भाषा है। फोर्ट्रॉन, पास्कल, सारी भाषाएं। जो लोटस है ये कोई भाषा नहीं है, याद रखेंगे। लोटल है, लोटस है, वो कोई भाषा नहीं है, तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। अब कंप्यूटर का जो डेटा है, सुनो बेटा, वो किस में काम संग्रहित होता है, तो होता है बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी किसके किसके बीच है, ये 0 और 1 के बीच में ही सारी कोडिंग होती है, इसमें बाइनरी लैंग्वेज इसी को कहा जाता है, तो बाइनरी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटर की आवश्यकता कितनी होती है। अब कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए कम से कम कितना यहाँ पर आपको कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, तो 2, ठीक है। कम से कम 2 कंप्यूटर की आवश्यकता जरूरी होगी अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि एक में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, 2 होंगे तो आप कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं आपको जो कुकीज़ होता है, देखिए आप किसी साइट पे विजिट करते हैं तो कहते हैं कुकीज़ एक्सेप्ट करना है या फिर डिनाई करना है, तो वो होता क्या है, यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है, ठीक है। आपकी जो वेब संबंधी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सारी स्टोर कर लेता है वेबसाइट, किसी वेबसाइट पर अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे ये होता है कुकी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। अगले प्रश्न में कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जो आपका WWW है ना, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। कौन, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि MS वर्ड की डैश सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में जो आपकी मददगार होती है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, अगर आप कोई सूची बनाते हैं MS वर्ड वगैरह में, तो क्या देखेंगे, आपका जो बुलेट्स और नंबरिंग होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, ये ऑटोमेटिक पड़ जाता है अगर आप सिस्टम में MS वर्ड पर काम करते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में एक प्रभावशाली आपका डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं इंटरनेट किस प्रकार के सूचन का प्रयोग करता है, ठीक है। इंटरनेट किस प्रकार के सूचन का प्रयोग करता है, तो याद रखेंगे ये होगा आपका पैकेट। क्या, पैकेट जो टाइप के सूचन होते हैं इनका यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, इंटरनेट के लिए। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है, ठीक है। कौन सा उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है, तो वो इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, हो जाए निकनेट। क्या, निकनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए तो कहते हैं कि इनमें से कौन सी 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। अब देखिए 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी हो जाएगी, मर्क्यूरी। क्या, एक मर्क्यूरी भाषा है जो बहुत ही लेटेस्ट है और ये 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि जो निर्वात ट्यूब का उपयोग, ठीक है, जो निर्वात ट्यूब का उपयोग है वह, चलिए
निर्वात ट्यूब का उपयोग कब किया गया था? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो वैक्यूम ट्यूब नहीं होते हैं, पहली पीढ़ी में क्या होता है इनका यूज किया गया था, पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का यूज किया जाता था। चलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है। अब इनमें से देखें कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है ये बोला गया है। तो देखेंगे एक तो आपका इनपुट यूनिट होता है, दूसरे में ऑप्शन में देखिए तो उसका मेमोरी यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, लेकिन बेसिक यूनिट जो होता है ये कंप्यूटर का घटक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर देखें 52, तो कहते हैं कि एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, एक निबल जो है, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? 4 बिट्स के। याद रखेंगे एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब इनमें से एक सर्च इंजन नहीं है। देखिए गूगल सर्च इंजन है, अल्टाविस्ट सर्च इंजन है, साइन डायरेक्ट सर्च इंजन, लेकिन ऑर्कुट जो है ये पहले जीमेल की तरह हुआ करता था। ठीक है, एक सोशल ये तरीके से कर सकते, जैसे अभी जीमेल है इसी तरीके से ऑर्कुट हुआ करता था। तो ये ऑर्कुट आपका राइट आंसर होगा, इसमें ये बंद हो चुका है बहुत पहले। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि वेब पेज पर एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। अब वेब पेज है, जैसे एक पेज आपने खोला उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्लिक किया तो वो उसी पेज का लिंक खुलता है जाके, तो उसको कैसे किया जाता है? हाइपर लिंक के माध्यम से। और इसको क्या शॉर्टकट की क्या आती है इसकी? कंट्रोल+ के, ये भी पूछा जाता है। ठीक, कंट्रोल+ के आप दबाएंगे तो हाइपर लिंक पड़ जाता है। तो ये हाइपर लिंक क्या होता है? एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 में, तो कहते हैं कि डैश एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने में किया जाता है। व्यावसायिक का मतलब क्या है? कमर्शियल लेवल पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाए एक्सेल। ठीक है, जो MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये बहुत ही पावरफुल होता है। देखें जितने भी आप देखे होंगे कि ये आपकी जो व्यावसायिक प्रस्तुतियां होती हैं एक्सेल पे ही बेसिकली बनाई जाती हैं, क्योंकि इसमें आपको लॉजिकल यूनिट भी देखने को मिल जाती है, इसमें आपको हर चीज़ देखने को मिल जाती है। कोई भी आपको डाटा फाइल सब कुछ फीड करना है तो आप एक्सेल में आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो क्या है। ठीक है, MS ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये है क्या? तो याद रखेंगे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसको हम कह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, तो कहते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली या, चलिए इसको पूरा दिखाता हूँ मैं। तो चलिए पूरा क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए समानता हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन से परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग का मतलब क्या है? जैसे आप कोई यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप फ़ोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही यहाँ पे पुराना हो चुका है, उसमें जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है आप, ठीक है, आप अगर नया डलाना चाहते हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे? आप अपग्रेड करेंगे। ठीक है, अपग्रेड उसको करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं पासवर्ड यूजर्स को डैश सक्षम बनाते हैं। जो पासवर्ड्स होते हैं वो यूजर को क्या सक्षम बनाते हैं? तो याद रखेंगे वो करते हैं सिस्टम में शीघ्र प्रवेश के लिए। ठीक है, किसी चीज़ में आपको लॉगिन करना है तो बहुत जल्दी वहाँ पे आप प्रयोग कर पाएंगे, आपको पासवर्ड यूज करके आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि विंडोज में शॉर्टकट जो आपका होता है Shift+Delete अगर दबाएंगे, ठीक है, Shift+Delete का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? अब शिफ्ट और डिलीट का अगर प्रयोग किया जाएगा तो बेसिकली इसमें क्या होगा? जो आपने आइटम यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाकर स्थायी रूप से या फिर परमानेंट रूप से डिलीट हो जाता है, जो आपको वहाँ पर भी नहीं मिलेगा रिसाइकिल बिन में। नॉर्मल अगर आप ऐसे डिलीट करते हैं तो आपको रिसाइकिल बिन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन Shift+Delete अगर आप दबाएंगे तो रिसाइकिल बिन में वो नहीं जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 वाला देखें, तो कहते हैं कि जो कंप्यूटर में गणनाएँ करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? आप कंप्यूटर में जो गणनाएँ हैं ना वो कौन करता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? ALU। तो सभी को पता ALU इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा ही गणनाएँ की जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा।
चलिए अब चलते हैं। अब यहाँ पे 30 प्रश्न हमने कंप्यूटर के भी ख़त्म कर लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में 30 प्रश्न पूछा है। अब हिंदी इंग्लिश के जो 15-15 क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रैक्टिस सेट को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपका पिछला पढ़ा हुआ तो कुछ आया नहीं। भैया, जब पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, आप इतना कर सकते हैं, आप उनको बुरा भला कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सब पढ़ के जा रहे हैं कि सिलेबस में आएगा तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो हिंदी के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो चलिए इनको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो देखिएगा, तो कहते हैं जो संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तीर्ण होगा। याद रखेंगे, संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा। विस्तीर्ण का मतलब बहुत ही, यहाँ पे जैसे ये कहे संकरी रोड है, ठीक है, और यहाँ पे विस्तीर्ण का होता है ये बहुत चौड़ी रोड है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं आप यहाँ बैठ जाइए, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। बोला है आप, तो आप यहाँ पे बैठ जाइए। ये जो रेखांकित पद होगा यह है क्या? बेसिकली आप क्या है? तो आप जो है ये मध्यम पुरुष होता है। याद रखें, क्या आप जो है ये मध्यम पुरुष होता है, और मैं क्या है ये आपका जो है उत्तम पुरुष होता है, और वे जैसे तीसरे का बोध होता है वो आपको होते हैं का अन्य पुरुष। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? मध्यम पुरुष। को ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, आप तसल्ली हो जाए। तो देखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि आपका दुर्गंध है, इसमें कौन सा उपसर्ग होता है। अब उपसर्ग के बारे में एक चीज़ जानिएगा। उपसर्ग क्या होता है? ये आगे लगते हैं, ठीक है, आगे लगते हैं, और जो आपके होंगे एक होते हैं उपसर्ग के बाद कौन है? प्रत्यय होते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं? ये आपके शब्द के पीछे लगते हैं, पीछे लगते हैं। यहाँ पे उपसर्ग की बात करें तो आगे लगते हैं। अब जैसे दुर्गंध है, ठीक है, इसमें देखिएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा बेसिकली यहाँ पे बी वाला है, दुर प्लस गंध। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए उपसर्ग लगने के बाद जो हमारा वर्ड बच रहा है उसका एक मीनिंग भी निकलना चाहिए। तो क्या होगा? दुर प्लस गंध, तो दुर इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कि गुणहीन में कौन सा समास है। आप ये इस पे मत जाइएगा। तो गुणहीन में कौन सा समास हो जाएगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? वो आपको हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास। क्यों तत्पुरुष समास क्यों होगा? क्योंकि देखिए गुणहीन जो है, हीन का मतलब क्या है? कमी। ठीक है, अब हीन जो होता है ये आप जो प्रधान नहीं है, गुण इसमें प्रधान है। अब हीन के साथ कई और शब्द भी बन सकते हैं, तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो गया वो आपका हो गया यहाँ पर बी वाला। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, क्या होगा? जो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जो हीन में जैसे मतलब हस्तलिखित है। ठीक है, तो लिखित क्या है? उसमें आपका प्रधान है। ठीक है, लिखित, लिखित के साथ आपको कई वर्ड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन तो यही इसी में आपका हीन के साथ आपको कई वर्ड देखने को मिलते हैं। तो आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग क्या होगा? देखिए, जो सर्वनाम है वो संबंध दिखा रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर डी देखें, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। ठीक है, यहाँ बोला गया जो मेहनत करता है। ठीक है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो एक दूसरे के बीच में ऐसा लिंक है कि इसमें आपको संबंध देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा? इसमें संबंधवाचक सर्वनाम आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं। अब मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहेंगे? उस सभी को पता है, मुमुक्षु कहा जाता है उसको। क्या? मुमुक्ष इसको कहा जाता है जो मोक्ष की कामना करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं महर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी। तो जो महर्षि है इसमें जो संधि होगी वो हो गया गुण संधि। क्या? गुण संधि होगी महर्षि में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने, 15 आपके इंग्लिश के आने। तो अखरोट का तत्सम शब्द क्या होगा? ठीक है, अखरोट का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा? तो याद रखेंगे अछोट। क्या? तत्सम का मतलब होता है यहाँ पर जो शब्द सीधे संस्कृत से लिए गए, ये क्या होंगे? ये आपके होते हैं तत्सम शब्द। और जो यहाँ पे देसी भाषा के हैं, ठीक है, जो यूज टू हो गए हैं, उनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? वो आपके तद्भव होते हैं। तो अछोट क्या है? एक तरीके संस्कृत का शब्द है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं निम्न में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। अब स्त्रीलिंग कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको आप बस यूज करके देख लीजिए। जैसे मौन होता है, ठीक है, दही होता है या खाया जाता है, अहिंसा
जो है वो की जाती है, क्या होगा, अहिंसा की जाती है। तो क्या होगा, आप देखेंगे स्त्रीलिंग क्या होगा आपका यहाँ पे, वेग से चलता है, ठीक है, ये नहीं हुआ। तो अहिंसा जो है वो की जाती है, अहिंसा होती है। तो ऑप्शन देखें डी बिल्कुल सही होगा, ये आपका स्त्रीलिंग है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं जो आपका मेहतरानी है इसका पुल्लिंग क्या होगा, ये स्त्रीलिंग दिया हुआ है मेहतरानी, तो मेहतर होते हैं ना जो काम सब सफाई करते हैं, तो मेहतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे सी बिल्कुल सही होगा। तो ये क्या होगा, आपका पुल्लिंग होगा मेहतर, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, मेहतरानी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नरपति किसका पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द में देखें तो जो राजा का पर्यायवाची है वो नरपत होता है, ठीक है, बेसिकली राजा का एक पर्यायवाची नरपत होता है। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा नरपति का ए वाला, राजा पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो ये भ्रांत नहीं है, भ्रांत है, याद रखेंगे थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो ये भ्रांत है, भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा, निर्भ्रांत होगा, याद रखेंगे भ्रांत का जो विलोम शब्द है वो निर्भ्रांत होगा। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं मैंने स्वयं देखा कि राजू खेल रहा था, वाक्य का प्रकार क्या है, ठीक है। अब मैंने स्वयं देखा कि राजू खेल रहा था, ठीक है, देखेंगे इसमें क्या हो जाए, मिश्र वाक्य हो जाए। मिश्र वाक्य का मतलब यहाँ पे सीधा साधा अगर समझें तो जो दो यहाँ पे वाक्य दिए होंगे ये एक दूसरे पे आश्रित होंगे, कनेक्ट होंगे, और की जो होता है ये एक तरीके से ये पहचान होती है कि मिश्र वाक्य होगा, और जो होता है वो आपका संयुक्त वाक्य का होता है, और सरल वाक्य तो आप समझते हैं इसी पे एक लाइन में ख़त्म हो जाते हैं। तो बेसिकली मिश्र वाक्य में एक चीज़ और आपको ध्यान देना होता है कि जो दोनों यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं वो एक दूसरे पे आश्रित होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि दोबारा या अनुवाद करने वाले को क्या कहेंगे, ठीक है। अनुवाद करने वाले को क्या कहते हैं, जैसे साउथ की मूवी आपकी हिंदी में डब होती है तो उसको दुभाषिया कहा जाता है, जो व्यक्ति वहाँ पे डब करता है उसको द्विभाषिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, लास्ट में देखें यहाँ पे, तो 75 कहता है कि वाक्य होता है, ठीक है, जो वाक्य है वो क्या होता है, तो वाक्य बेसिकली यहाँ पे शब्दों का क्रमबद्ध समूह है, क्या वाक्य जो है ये शब्दों का क्रमबद्ध समूह है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं इंग्लिश की ओर, ठीक है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो चलिए इनको भी जल्दी से हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें सबसे पहले सिनोनिम्स में, तो चलिए इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले देखेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताना है आपको एजिटेटेड का, ठीक है, एजिटेटेड का सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनिम्स मतलब क्या है, सेम मीनिंग, जैसे पर्यायवाची हिंदी में होता है ऐसे इसमें होते हैं। तो एजिटेटेड का जो मतलब होगा वो क्या देखेंगे, एजिटेटेड का जो मतलब होता है वो होता है उत्तेजित करना, ठीक है, क्या जैसे उत्तेजित हो जाना, ठीक है, क्या होगा, अराउज्ड, इसका राइट है, अराउज्ड मतलब भी यहाँ पे उत्तेजित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कन्फाइन। कन्फाइन का आपको एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मतलब क्या है, बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग इसकी आपको बतानी है। तो देखेंगे 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा परमिट, क्या होगा, कन्फाइन का मतलब बेसिकली होता है रोकना, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, रोकना, रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे परमिट का मतलब क्या होगा, इसको मतलब परमिट दे देना, परमिशन दे देना। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं यहाँ पे एक इडियम्स और फ्रेसेस वाला इडियम्स है एक दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर कि गिव समबॉडी अ रिंग, किसी को एक रिंग देना, ठीक है, रिंग देना, इसका मतलब क्या होगा, तो देखेंगे रिंग का मतलब ये यहाँ पे रिंग वो वाला नहीं, ये घंटी देना है, जैसे फ़ोन की घंटी। तो क्या होगा यहाँ पर इसका रहना है कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पे किसी को कॉल करना, आपको अगर क्या बोलना है तो गिव समवन आप रिंग, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं सिनोनिम्स ऑफ फ्रंटियर। अब जब फ्रंटियर का सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, इसके जो मतलब होता है ये सीमाएं होता है, एक तरीके से क्या होगा, सीमाएं होता है फ्रंटियर का, ठीक है। तो अब जैसे कहते हैं ना फ्रंटियर गांधी, जैसे होता है ना फ्रंटियर, सीमांत गांधी के नाम के अब्दुल गफ्फार खान को, तो वही चीज़ है यहाँ पे। फ्रंटियर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगा, बाउंड्री का भी मतलब यहाँ पे सीमा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए देख ले, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, तो यहाँ पे देखिए जो आपका पैसिव फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है, पैसिव फॉर्म में जो दिया हुआ सेंटेंस वो कौन सा है, तो देखेंगे तो 80 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा आपका राइट आंसर कि समवन हैज़ कट द केबल वायर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पैसिव फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे, तो कहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको चेंज करना है इसमें, तो क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, क्या होगा देखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे कि ये आपका सेंटेंस है। चलिए यहाँ पे सेंटेंस बता देते हैं। तो ही सेड आई एम गोइंग टू फेच अ कोट, ये बोला गया ही सेड आई एम गोइंग टू फेच अ कोट। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ही विल बी फेचिंग अ कोट ही सेड, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये वाला जो है आपका
थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर, तो ही विल बी फैचिंग आ कोट ही सेड, ये आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ डेट और इवेंट, एक साल में किसी डेट या किसी इवेंट को सेलिब्रेट करना क्या कहलाता है, एनिवर्सरी कहलाता है। जैसे लोग शादी की एनिवर्सरी करते हैं, ठीक है, या फिर किसी इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं तो क्या कहलाता है, वो एनिवर्सरी कहलाता है। तो ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट वो एनिवर्सरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं हमको इम्प्रूवमेंट करना है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए देखिए आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है ये वाला, आई एम थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम, ये पूछा गया। तो आप देखेंगे इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे देखिए आई एम थिंक, ये यहाँ पर आपको गलत लग रहा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 83 का, वो देखिए वो आपको हो जाएगा यहाँ पे आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक, क्या होगा यहाँ पर आई थिंक दैट टुमारो, आई एम यहाँ पे नहीं लगेगा, ये यहाँ पे गलती थी, क्या होगा एम यहाँ पे नहीं लगेगा, ऐसे आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म, यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है इसमें आपको फिल करना है, करेक्ट उसमें फिल करना है। तो देखिए, तो लेपर्ड्स हैव लर्न टू डैश टू सेमी अर्बन लिविंग नियर मुंबई एंड गुरुग्राम, तो ये बोला गया है। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा, तो 84 का अगर आप मीन निकालें तो अडॉप्ट टू सेमी, क्या होगा अडॉप्ट टू सेमी अर्बन लिविंग नियर मुंबई एंड गुरुग्राम। लेपर्ड्स हैव लर्न, तो कहते हैं कि जो लेपर्ड्स तेंदुए होते हैं इनको सीखना चाहिए कि ठीक है कैसे हमको मुंबई और गुरुग्राम के एरियाज में रहना है, ये यहाँ पे उनको अडॉप्ट करना है, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कहता है कि इंसल्ट का सिनोनिम्स क्या होगा। अभी इंसल्ट के मतलब क्या होता है, बेइज्जती होता है, ठीक है। तो लिखे होंगे कि, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं यहाँ पे कि सिनोनिम्स ऑफ इंसल्ट, इंसल्ट का सिनोनिम्स क्या होगा। तो देखिएगा इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती। अब लोग कहते हैं ना ऑफेंड मत होइएगा भैया जी, तो ऑफेंड का मतलब भी होता है यहाँ पे बेइज्जती, तो याद रखेंगे ऑफेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि पेरेंट्स हु आर वेरी डैश लेटर रेपेंट गिविंग दियर चाइल्ड टू मच फ्रीडम, ये होगा आपका यहाँ पर। अब ये चीज़ बोला गया है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर 86 में इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो फिल आपको बचे परमिशिव होगा, परमिशिव लेटर रिपेंट गिविंग दियर चिल्ड्रन टू मच फ्रीडम, यहीं पे बोला गया है पेरेंट्स जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परमिशन दे देते हैं अपने बच्चों को स्वतंत्रता के लिए, ये चीज़ यहाँ पे आपको भरा जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं विच स्पेलिंग इज करेक्ट। अब इसमें से जो एक स्पेलिंग करेक्ट है ये आपको बताना है। तो देखिएगा जो आपके इंट्रेंसिक है ये गलत लिखा हुआ है, सोकर भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पैनेसिया भी गलत लिखा हुआ, तो सही क्या है, ये आपका हो जाएगा रेप्सोडी, क्या रेप्सोडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही, यही आपको यहाँ पर भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। देखें यहाँ पर इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस जो दिए हुए आशीष सेड टू असीमा आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रेड इट, ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, तो बस वही घिसे पिटे नियम लगाना है जो हमेशा आप लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आशीष टोल्ड असीमा दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैड रेड इट, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं सिनोनिम्स ऑफ बोर्ड, बोर्ड का जो आपका सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, जो बोर्ड का सिनोनिम्स होगा वो हो जाए यहाँ पे लॉजिंग, क्या लॉजिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, जो इंग्लिश का लास्ट पर रहेगा। तो कहते हैं एट आर्म्स लेंथ आइडियम फ्रेश मीन, तो यहाँ पे देखिए एट आर्म्स लेंथ ये आपका आइडियम्स दिया है, इसका मतलब क्या होगा ये पूछा गया है। तो 90 का राइट आंसर अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, क्या होगा अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, मतलब क्या है एक हाथ के डिस्टेंस रखने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लोज नहीं होना है, दूर दूर के यहाँ पे दूरी बना के रखना, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो गाइज 90 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बच्चे क्या हैं 20% आपके रीजनिंग के बच्चे और 20% यहाँ पर आपके बच्चे हैं किसके मैथमेटिक्स के, उनको भी चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब मैथ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो 20 के 20 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो पूरे 20 क्वेश्चन आपको हम मैथ के कराएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो 81 है, ठीक है, क्या 81 की पावर 3/4 है, तो इसको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, अब 3 की पावर 4 क्या होती है, ये 81 होता है कि नहीं होता, 3 की पावर 4 81 होती है। अब इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी पावर लगी हुई है, कितनी 3/4 लगी हुई है, तो हमारा हो गया 3/4। अब इस तरीके से देखेंगे, अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें 4 4 कट जाएगी तो बचेगा क्या, 3 की पावर 3 बचेगी। अब 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा, 3 3 9 तो 27, ठीक है, क्या होगा 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि जहाँ सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिया है, इसमें परसेंटेज और ये आपका लाभ हानि है कुछ है नहीं, तो वो लिया नहीं है। तो कहते हैं 77 में कि यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का एक चौथाई हो तो कोण क्या होगा। ठीक है, किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का एक चौथाई हो तो वो क्या होगा। तो देखिएगा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, तो ये माना अभीष्ट कोण, ठीक है, उस कोण को मान लेते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर वो x डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए कोण को x डिग्री है। तो अब यहाँ पे बनेगा क्या, ठीक है, ये संपूरक कोण है और पूरा कोण की बात करें तो इसकी वैल्यू आप समझते हैं कि 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस इस तरीके से वैल्यू बनेगी। और यहाँ पे कहते हैं कि एक चौथाई है, तो ये कितने एक चौथाई है, संपूरक कोण का एक चौथाई है, तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, क्या होगा ये आपका हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, सिंपल सा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद 180 माइनस एक्स हो गया, ये हमारी वैल्यू बन गई। अब क्या हो जाएगी, ये 3x इधर हो जाएगा और ये आपका 180 हो जाएगा, और 3 से क्या 3 6 18 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आएगी। जो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये यहाँ पर 60 वाला हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, उम्मीद है आप लोगों को मैथ भी हमारी समझ में आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में आनी है। तो कहते हैं कि टू साइन 2 थीटा यहाँ पे इक्वल टू 3 दे रखा है 3 रूट में, तो आपका थीटा क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो बहुत आसान है। तो देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें साइन 2 थीटा, ठीक है, और आप ये इक्वल टू हो जाएगा √3 अपॉन में, इसको क्या सकते हैं 2 ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। हमारा साइन 2 थीटा हो गया। अब सिंपल सी बात है, क्या होता है साइन 60 क्या होगा आपका हमारा। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या होगा आपका, जो √3/2 है साइन 60 के बराबर होता है। ठीक है, साइन 60 के बराबर होता है कि नहीं होता है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 थीटा के बराबर, क्योंकि साइन ये साइन 2 थीटा ना, साइन साइन कट जाएगा, तो 2 थीटा बराबर है किसके 60 के। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थीटा 30 इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले में कहते हैं यहाँ पर कि इसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं आप सभी को पता है। तो देखिएगा, तो सिंपल से आपको कितनी भी बड़ी वैल्यू मिल जाए इसमें कुछ नहीं करना है, बस लास्ट वाले टर्म को आपको पकड़ लेना है। कैसे, जैसे यहाँ पे है कि 7 × 5 = 45, 45 का हम ले लेंगे सिर्फ और सिर्फ 5। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 2 के गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, अब 0 आ गया तो 0 को जितने से भी गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आएगी हमेशा। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पहला ही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। यूनिट डिजिट ऐसे ही निकालना है। अगर यहाँ 5 और 2 का देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या हो, उसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी। क्यों, क्योंकि 5 2 अगर गुणा होगा तो 10 आ जाएगा, 10 का मतलब 0 होगा, 0 किसी से गुणा होती है तो वो 0 ही रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि आपको देखिए सेक ए की वैल्यू रखी है 25/7, देन साइन ए पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सा एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए बन गया हमारा ट्रायंगल। अब क्या करना है, हमको बताया गया है कि आप सेक ए जो है ये 25/7 दे रखा है। तो सेक ए होता क्या है, तो सभी को पता है यहाँ पर ये कॉस का उल्टा होता है। देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 25 दे रखा है और बेस कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि साइन निकालना है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर ये अपन हाइपोटेन्यूज ये तो दिए हुए हैं। अब देखेंगे तो इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगी कि नहीं, 25 25 में कितना होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जितना, ठीक है, तो 625 होता है कि नहीं, 25 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 7 से ये 49 हो जाएगा। ठीक, इसमें से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी उसका रूट कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। तो अब क्या होगा यहाँ पर 24/25 क्या होगा, ये आपका साइन हो जाए। साइन होता क्या है, बेसिकली मैंने होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर में मिलेगा 24, ये क्या हो जाएगा 25 होगा। तो 24/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसको ध्यान से करिएगा, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा डिट्टो, इसी तरीके की वैल्यू चेंज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा।
तो अगला प्रश्न भी बहुत आसान है। पेपर का लेवल हमने काफ़ी अच्छा रखने की कोशिश करी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो आप लोगों को सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने बताया। उसके लिए आपको करना क्या है, तो 81 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको करना क्या है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 दे रखा है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, ये चीज़ यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो चलिए इनको भी हम जल्दी से निपटा लेते हैं। तो अब देखेंगे, अगर 81 में देखिए तो कहते हैं माना कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाऊं मैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखो आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो पढ़ाने में मन नहीं लगता है। तो चलिए मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, एक्स और वाई है, ठीक है। मान लीजिए वो संख्या एक्स और वाई है। तो अब क्या करेंगे, कहते हैं कि योगफल एक्स प्लस वाई, ठीक, योगफल एक्स प्लस वाई होगा। एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है, हमको 12 दे रखा है, और यहाँ पे एक्स इंटू वाई कितना दे रखा है, ये हमको 35 दे रखा है। यही तो दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब कहते हैं कि इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब जस्ट उल्टा। अब क्या होगा, 1/x प्लस 1/y, यही तो उल्टा हो जाएगा एक्स प्लस वाई का। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका नीचे आएगा एक्स बटा वाई, मतलब एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास थी ही 12, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास थी 35। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12/35, ठीक है। कहाँ गया 12/35, 12/35 कहाँ गया, चलिए है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो इसी में से किसी को बना लेते हैं, तो ये 12/35 हो जाएगा। तो याद रखेंगे 12/35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 82 में, तो कहता है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे, ये बोला गया है। यहाँ पर ये आपको डायमेंशन दे रखी हैं, ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोलता है इसमें कितने पत्थर लगेंगे। अब सिंपल सा करना क्या है, हमको देखेंगे कि जो आपका फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालेंगे। 3 मीटर दे रखा है, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 3 मीटर इक्वल टू क्या होगा, ये भी आपका 300 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 300 इंटू 300 होगा, ये हो गया आपका। आप प्रत्येक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो तो आपको दे रखा है 20 इंटू यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी 20 इंटू 30 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसको करना कैसे है, अब यहाँ पे ऊपर रख लेंगे इसको यहाँ पे, और इस तरीके से नीचे रख करके हम ऊपर नीचे काट देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने जो है वो लग जाएंगे, ठीक है, कितने यहाँ पर लग जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 150, ठीक है, 150 पत्थर लगेंगे इस एरिया में। तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो वो ज़्यादा हमने कवर किया है। कहते हैं दो संख्याओं का योग, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है आपके सिलेबस में कि संख्याओं पे बेस्ट प्रश्न, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का योग इतना दे रखा है, यदि एक संख्या 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो तो छोटी संख्या क्या है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो कहते हैं a + b आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है 184, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, चलिए मान लिया। अब यहाँ पे कहते हैं कि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक होगा, ये चीज़ पूछा गया। तो 1/3 होगा, मान लीजिए इसको हम 1/3 कर लेंगे, फिर ये 7/3 7वां भाग भी है तो 7 भाग भी है, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम अगर और सॉल्व करते हैं एलसीएम वगैरह लेके, तो क्या हो जाएगा, 7a3b हो जाएगा, ये होगा 168 के बराबर, ठीक है। ये आपकी हमारी इक्वेशन होगी एक और, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई, ये आपकी मिल गई, एक ये मिल गई। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि ए की वैल्यू आएगी 72 और बी की वैल्यू जो आएगी वहाँ पे 112 आ जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू 112, 72, तो सबसे छोटी संख्या पूछा गया था, तो ये हो जाएगा ए 72। थोड़ा सा देखिएगा, स्पेस कम होने के कारण मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाता हूँ। बिल्कुल आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे आप करते हैं, ठीक है। तो वो 1 और 2 को कंपेयर करके सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले में कहते हैं यहाँ पर कि आपको 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 84 में देखिए तो कहते हैं 2x + 3y = 13 दे रखा है, 4x - y = 5 दे रखा है। तो x + y की वैल्यू निकालना है। तो इसको यहीं पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा देखेंगे, आसान प्रश्न है। तो 2x + 3y ये आपको दे रखा है, यहाँ पे आपका 13 दे रखा है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे, इसको अगर हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3y हो जाएगा, = यहाँ पे 15 हो जाएगा। 3y और -3y ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 14x = यहाँ पे बचेगा 15 + 13, ठीक है। तो 15 + 13 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 14 दूना 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई।
अब यही तो हमको पूछा था कि x की वैल्यू हमको 2 मिल गई है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमको 2 मिल गई है। अब किसी एक इक्वेशन में हम इसको रख लेंगे, मान लीजिए हम इसी इक्वेशन में रख लेते हैं, ठीक है। ये वाली पहली वाली जो इक्वेशन था इसी में रख लेंगे, इसकी x की वैल्यू 2 रखिए तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है 3y हो जाएगा, इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो यहाँ इधर का जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। इस तरीके से जो y की वैल्यू ये भी 3 निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको करना है, आपको पहला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले में ये थोड़ा सा आपको अच्छा प्रश्न मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऐसा सिलेबस में ही दिया हुआ है कि ज़्यादा कठिन ही आपको देना है, ऐसा बोले हैं सिलेबस वाले। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85। कहते हैं एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे अंतर्विष्ट कोण का वृत्तिमान क्या होगा। अब ये बोला गया है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो 3 बजेगा ना, तो उस समय जो इसका अंतर्विष्ट कोण होगा वो कोण कैसा बनेगा ये देखेगा। तो देखें, तो कहते हैं कि 1 घंटे में, सबसे पहले जाना जरूरी है 1 घंटे में कितने का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है घड़ी में, ठीक है, सुई, ठीक है। तो अब घंटे वाली सुई की बात करें तो ठीक 3 बजे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 3 बजे बनेगा। तो 12 से 3 में चला तो कितने घंटे चली, 3 घंटे चली। तो अब यहाँ पे इसको हम देखें 3 3 9 90 डिग्री का यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब भाई घड़ी में देखिए, अगर यहाँ पे अगर 3 बजता है यहाँ पे बड़ी वाली सुई तो छोटी वाली, तो ये 90 ही डिग्री है। ये हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे वृत्तिमान निकालना है। तो 180 डिग्री जो बराबर होगा पाई रेडियन के होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 90 इक्वल टू पाई अपॉन 180 हो जाएगा और यहाँ पे 90 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा काट पीट लीजिए, काटने पीटने के बाद आपकी पाई बटा 2 रेडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाई बटा 2 रेडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में कहते हैं, देखिए मैथ में इसलिए नहीं करा पा रहा ना क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा फ़ोन वगैरह में, तो अब थोड़ी सी व्यवस्था हो गई तो हो सकता है मैथ के वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से विभाजित करने पे क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचता है। तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि 15 में कितना डिफरेंस है, 8 का है, इसमें कितना डिफरेंस 8 का है, इसमें कितना डिफरेंस 8 का है। तो डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान बन जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा डिफरेंस मिल गया कि सब में 8 का डिफरेंस चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब 15, 25, 35, ठीक है, 15, 25, 35 और यहाँ पे 45, ठीक है। इसका आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे सभी को पता है, सिंपल सा, पहले 5 से काटिए, 5 3 15, 5 25, 5 7 35, 5 9 45। अब इसको 3 से काटिए, 5 से काटिए, 7 से काटिए। तो इस तरीके से ले लीजिए ना, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। तो देखेंगे तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम अलग से ले लीजिए कॉपी पे किसी, तो हमने पहले ही बताया था कॉपी पेन लेके बैठते हो क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा ना वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1575, ठीक है, 1575 एलसीएम आ जाएगा। और ये जो डिफरेंस आया था 8 का, ठीक है, तो 1575 माइनस 8 कर लेंगे ना, 1575 माइनस 8, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1567। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को करते हैं। तो यह हो गया 1567 इसका राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक भिन्न का अंश, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ज़्यादा अगर कन्फ्यूज जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। कहते हैं एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, ठीक है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, इसको हम ऑप्शन से करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शन नंबर हम बी वाला ले लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, ठीक है, जो इसका अंश है ये 3 है, ये 4 7 है। तो देखिए सिंपल सा हमको पता चल रहा है 4 कम है, ठीक है, हमको पता चल गया। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, ठीक है, अंश को अगर 2 से घटा देंगे बचेगा कितना, 1 बचेगा, ठीक है। और कहते हैं हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो 7 हो जाए, तो ये 8 हो जाएगा। फिर कहते हैं कि अंश का 8 गुना है। अब ये जो आएगी 8 गुना, तो 1 का 8 गुना है कि नहीं हो, यहाँ पे देखिएगा 8 गुना है कि नहीं। तो यही तो आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए कितना अच्छा हमने ऑप्शन चुना। अब सब कहेंगे कि ये पहले से साजिश में था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे नजर डालिए। तो कहते हैं किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए
वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा गया है। तो वर्ग की भुजा क्या होती है, ठीक है। वर्ग, मान लीजिए एक वर्ग यहाँ पे है, ठीक है, इसकी ये वर्ग बन गया, रोम्बस नहीं समझिएगा। तो माना वर्ग की भुजा ए है, ठीक है, माना वर्ग की भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सभी को पता है ये भुजा है, तो इसका ये भुजा है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर होगा यहाँ पर। अब कहते हैं कि वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए कि वर्ग का जो विकर्ण है वो होता है √2a, ठीक है, √2a होता है। तो विकर्ण पड़े बने वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको बताना है। तो ये देख लीजिए, इसको बस सिंपल सा कंपेयर कर लेंगे, ए स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा 2a²। सिंपल सी बात है, क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा इधर एक, जिसके कुछ नहीं होता उसका एक होता है, तो 1:2 राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि किसी, बहुत लंबा चौड़ा है, चलिए दिखाते हैं। तो कहते हैं कि किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने उस संख्या की 21 से कर दिया, ठीक है। आप जैसे, चलिए मेरे जैसे थे, ठीक है। तो कहते हैं कि उसको 12 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन 21 से उसने गुणा कर दिया, तो इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। तो जिस संख्या को गुणा करना था उसका वह संख्या कौन थी, तो देखिएगा। तो मान लेते हैं वह संख्या ही, हम सबसे पहले इसी को मानते हैं, वह संख्या x थी, ठीक है, x थी। आप कहते हैं कि 12 से गुणा करना था, उसने 21 से गुणा कर दिया, ठीक है, 21 से करना था, 21 को x से करना था, उसने कर कितना दिया, 12 से कर दिया, ठीक है, 12 से कर दिया। अब जब इसका अंतर कितना है, देखिए, अब गलत संख्या से गुणा करने पर और सही संख्या से गुणा करने पर जो इसका डिफरेंस आया वो 63 आएगा। सिंपल सी बात है, यही तो डिफरेंस होता है कि दो संख्याओं के बीच। तो इसने एक बार सही से किया था, इसे गलत से किया था, तो ये हो गया आपका, ये डिफरेंस आ गया। सिंपल सा है, इसमें से 9x यहाँ पे बचेगा, 63 ये हो गया, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, x = 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। चलिए देखिए कितना लंबा चौड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है कितना, बस चुटकी भर का सिंदूर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि एक खंभे का उन्नयन कोण एक बिंदु से खंभे के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, तो 45 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये यहाँ पे बोला गया है, ये चीज़ है, ठीक है, ये आपका खंभा है, ये यहाँ पे बोला गया इसके पाद की 30 मीटर दूरी है, ठीक है, ये आपको एंगल दे रखा है 45, ठीक है, आपको एंगल दे रखा है 45। तो पूछा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, जो आपका tan होता है ना, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, यही तो हमको निकालना है, इसको x मान लीजिए, x मान लेंगे तो यहाँ पे ये tan 45 की वैल्यू हमको पता ही है, एक ही होती है, तो 30 हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 30 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो 30 मीटर का खंभा है, कितने, 30 मीटर का ये खंभा है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि एक समबाहु से एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उनके बाह्य कोणों को योग का दुगुना है, तदनुसार उस बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी, ये पूछा गया है 91 में। चलिए कहाँ गया भैया हमारा 91 क्वेश्चन, ये रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें कहा गया है, एक बार फिर से क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दे भैया, चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब कहते हैं कि अंताकोणों का योग क्या होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे ऐसे प्रश्नों करने, अंताकोणों का योग क्या होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये देखिएगा 2n, ठीक है, 2n-4 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर कहते हैं अब बाह्य कोणों का, अब बाह्य कोण यहाँ पे दिए हैं, तो बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है, 360 हो जाता है, ठीक है, बाह्य कोणों का योग 360 होगा। अब ये हमारी हो गई। तो आप देखेंगे इक्वेशन क्या बनेगी, 2n-4 इंटू 90 डिग्री इंटू 362 हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो थोड़ा सा मेहनत करिए साथ में हमारे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जो हमें n की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कहाँ गए भैया,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 92, तो कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है। ठीक है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या ही अब ज्ञात करना है। तो क्रमागत कैसे निकालने के, मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी x+1 है, और तीसरी कौन सी है, वो x+ यहाँ पे 2 है। तो इनका योग पूछा है 87 है, तो टोटल यहाँ पे योग भी सबका कर लेंगे, सबका योग कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इन सबका योग करेंगे तो आपका क्या आएगा, 3x आ जाएगा यहाँ पे कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 3x+3 आएगा, ये 87 के बराबर है। तो यहाँ पे 3 इधर चला जाएगा, तो 3x यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, 84 के हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 8 24। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू 28 आ जाएगी। x की वैल्यू 28 है, बीच वाली पूछा था, बीच वाली कौन सी थी, x+1 थी। ठीक है, बीच वाली x+1 थी, तो 28 में एक जोड़ देंगे 29 आ जाएगा। क्या होगा, 28 ये होगा, एक यहाँ पे और जुड़ेगा, तो 29 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल बहुत सही चल रहे आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि 2 घनों का घनफल 27:64 के अनुपात में है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो 93 में देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो जल्दी से हम निकालते हैं। तो सब लोग ऐसे ही सोच लिए होंगे कि 27 का इतना होता है, और यहाँ पे 64 का ये होता है, ये होता है, तो सब लोग कर लिए होंगे। तो चलिए हम इसको करके भी आपको दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं एक्स वाई, यहाँ पे जो कोड ये दिए है एक्स वाई, इसको वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई वैल्यू माने तो x³ हो जाएगा ये, यहाँ पे y3 है। ठीक है, मान लेते हैं इसको, ये का 27 हो गया, ये आपका कितना होगा, 64 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसको अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे, यहाँ पे 6x² होगा कि नहीं होता, 6x² होगा यहाँ पे, अपान में होगा 6y²। ठीक है, 6 तो कट जाएगा, घर जाएगा अपने। यहाँ पे देखिए 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा। तो 9:16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 जो कह रहा है कि एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाते हैं। ट्रिकी क्या बनाते हैं, ट्रिकी है ही है, क्योंकि इसमें हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक पहले डायग्राम बना लेते हैं, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका हम नाम रख देते हैं यहाँ पे डी, ये हो गया ए, इसके बाद यहाँ पे हो गया बी, ये हो गया सी, ये विकर्ण बना लेंगे। तो इसमें कहा क्या गया है कि आपका जो बी सी है वो 10 सेंटीमीटर, ये बी सी जो है ये 10 सेंटीमीटर है, फिर आपका जो विकर्ण है ये 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, तो अगर यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे हम, ये वाली साइड निकालेंगे, ए बी वाली, तभी ना हमारा आंसर आएगा। तो ए बी की साइड अगर निकालेंगे तो देखिए इसमें सिंपल सा अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आप अगर देखेंगे तो क्या होगा, AC², ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा, BC² माइनस होगा। तो ठीक है, इनको क्या करेंगे, सिंपल सा हम ऐसे देंगे तो क्या होगा, ये 26² माइनस 10² होगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसा होता है तो हम इसको कैसे करते हैं, एक बार प्लस कर देते, एक बार माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 26 प्लस यहाँ पे 10 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 26 माइनस यहाँ पे 10 कर लेंगे, तो हमारा इसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 26 गुणे 16 आ जाएगा। ठीक है, 26 गुणे 16 आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ए बी जो आपकी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 4 हो जाएगी। ठीक, 6 गुणे 4 हो जाएगी, ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो लंबाई जो पूछा गया है, यहाँ पे देखिए लंबाई जो है ये 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ पे आपकी जो चौड़ाई है वो तो हमको दे रखी है। ठीक है, वो कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 24 10 सेंटीमीटर आ गई है। अब इसका परिमाप ही निकालना था। परिमाप कहता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो अब देखिएगा इसमें वैल्यू सिंपल सा पुट कर देंगे, तो 24 + 10 यहाँ पे रख लेंगे। तो 24 + 10 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 24 + 34 हो जाएगा, और 34 दूना 68 हो जाएगा। 68 राइट आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आपका समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसमें कहते हैं यहाँ पर कि 29,791 के घनमूल तथा 11 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे जो 29,791 है वो किस चीज़ का है, वो 31 का यहाँ पे घनमूल होता है, 31 का घनमूल है ये। ठीक है, अब कहते हैं कि 11 के वर्ग का, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, 31 और 121 के हम यहाँ पे गुणा कर देंगे,
एक, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो निकल कर सामने आ जाएगा, वो आएगा यहाँ पे 3751, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान थे ये वाला क्वेश्चन। 3751 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि साइन चेंज करने वाले जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है 12-3 भाग 50 प्लस 10 गुणे 30। तो इसमें जरा से भी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होती है तो आपका जो है क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर करना क्या है, गुणे का अर्थ माइनस कर देना। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको अलग लिख लेना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास स्पेस है तो लिख लीजिए, कॉपी आपको वहाँ पर मिलती है एक पेज, ठीक इस तरीके लिख लीजिए। फिर इसमें बोला गया है कि गुणे का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर जो गुणा था यहाँ पर माइनस कर दीजिए। इसी तरीके से आप सब में कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख करके सब में कर लीजिए। अब इसके बाद आपको करना क्या होता है, करना होता है आपको बोडो मास लगाना होता है। यानी कि एक फार्मूला मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप इसको याद कर लीजिए, भाग जोग अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे हो जाएगा भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। यानी कि सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना है। तो आप देख सकते हैं कि 10 से 5 यहाँ पर चला जाएगा तो आपका बचेगा 12 गुणे 3, ठीक है, प्लस 5 माइनस 3, इस तरीके से बचने वाला है। उसके बाद यहाँ 12 तिहाई जो हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, 36 प्लस 5 और माइनस 30 हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो 11 आ जाएगा। यहाँ पर इसको इसी तरीके आपको सॉल्व करना है बोडोमास लगा के, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। एक देखिए आपको ग्राफ के तरीके क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से एक ग्राफ दिया जाता है जिसमें आपको इस तरीके से चीज़ें दी रखी होती हैं। तो इसमें बताया कि ऑफिस में प्रदर्शन करने के लिए तैयार फिल्मों की संख्या दर्शाती है। जनवरी में 30%, फरवरी में 20%, नवंबर में 10%, मार्च में 15%, अक्टूबर में 10%, अप्रैल में 15%। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने इसको दर्शाया हुआ है। तो चलिए इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसका है कि यदि 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 200 थी तो बॉक्स ऑफिस पर जनवरी में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई। देखिए यहाँ पर तो संख्या 200 दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जनवरी की बात करते हैं तो इन्होंने 30% दिया हुआ है। तो अब इसको हमको चेंज कर लेना है, अपने जो है जो परसेंटेज जो होता है उसी में चेंज करेंगे। इस परसेंटेज को हटाने के बाद तो हमको जो है फिल्मों की प्रदर्शित संख्या मिल जाएगी। तो उसको करना क्या होता है, 30 बटे आपको करना है 100 और गुणे आपको कर लेना है 200। यानी कि यहाँ पर 200 दी हुई है, कुल संख्या दी हुई 200, ठीक है। 30% निकालना है 200 का, तो यहाँ से इसको काट दीजिए, आपका जो आंसर इसका यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, यदि 2016 में कुल प्रदर्शित फिल्मों की संख्या 200 थी, टोटल तो 200 आपको दे दिया है, ठीक है। नवंबर 2016 में कितने फिल्में प्रदर्शित, नवंबर में 10% है तो आपको 200 का 10% निकाल देना है। अब 200 का आपको 10% जब निकालेंगे तो यहाँ पर जो आपका 2 जीरो कट जाएंगे 100 से, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है यहाँ पे 20 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक अच्छा सा कि जेड का मान ज्ञात करें, जेड का मान ज्ञात करें। इसमें जो है आपका ऑप्शन है ये वाला, दो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो केवल एक पर्याप्त है, केवल दो पर्याप्त है, कि या तो एक पर्याप्त है या तो दो, फिर या एक दो, दोनों इसमें से पर्याप्त हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं पहले वाले की, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि इसी से आप जिसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा। इसमें करना क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। इसको जो फार्मूला लगाएंगे तो हमारे फैक्टर मिल जाएंगे, जो फैक्टर मिल जाएंगे वो z-1 इजिकल टू 0 होगा और z1 जो 1 हो जाएगा, ठीक है। एक 1 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसके जो फैक्टर मिल गए, यानी कि हमको z की वैल्यू निकल कर सामने आ गई है, तो हमको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 जो है पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, जो देखिए ये भी क्वेश्चन शानदार सा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं। संदीप की आयु ज्ञात करें। यदि संदीप राज से 2 वर्ष बड़ा है, राज प्रणव से 3 वर्ष छोटा है, तो केवल एक पर्याप्त है। इसे आप यहाँ देख सकते हैं जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो संदीप राज से 2 वर्ष बड़ा है, कहा जा रहा है कि संदीप राज से 2 वर्ष बड़ा है। तो संदीप करके यहाँ पर देखिए राज से 2 वर्ष बड़ा है, तो मान लीजिए कि जो संदीप है वो राज प्लस 2 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर राज इजिकल टू प्रणव माइनस 3 कर लेंगे, क्योंकि 3 वर्ष छोटे की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि संदीप राज तथा प्रणव में से किसी की भी आयु ज्ञात नहीं है, अतः संदीप की आयु ज्ञात करने के लिए दोनों कथनों
अपर्याप्त है, यानी कि हम इस कथनों से कोई भी जो है आपका देख सकते हैं इनमें लिखा है कि 2 वर्ष बड़ा है और 3 वर्ष छोटा है, तो हम किसी भी कथन से ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं कि किसकी क्या है, संदीप की आयु क्या है, ये प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें जो है ना ही 1 होगा ना ही 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ये 6 वाला है, जो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि प्रश्न आकृतियों से रिलेटेड होते हैं। तो जो आपका पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, इसमें क्या होगा ये आपको बताना होता है। तो देखिएगा इसमें बात कर लेते हैं। पहला वाला इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर ये जो चेंज कर दिया गया है उल्टा हो गया, इसको भी अब चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आकृति वाला है। देखिए ये आपका इस तरीके से दिया हुआ था, इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर देखिए ये आपका जो ये तुरंत पलट गया, पलटने के बाद ये आपस में जो है एक इनकी नोक जो है एक दूसरे की तरफ हो गई। फिर यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से है, अब यहाँ से ये भी पलट जाएंगे, पलटने के बाद क्या हो जाएगा इनकी नोक जो है एक पास हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको एक असंगत बताना है कि इसमें डिफरेंस कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए डिफरेंस बताने क्या करेंगे, तो इसमें जो 3 एक तरीके से हैं, बाकी एक जो है सबसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि EIOX है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। तो इसमें देखिए जो X को छोड़कर बाकी सभी जो है वहाँ पर ये वॉवेल्स हैं, यानी कि AEIOU होते हैं ना, तो ये एक कंसोनेंट है, इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी ये सब वॉवेल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा असंगत आकृति की पहचान करें। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला है 2B6FM1319 0। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका B का अगर मान देखते हैं तो B कितने नंबर पता है, B का मान होता है 2, F का 6 होता है, M का 13 होता है, लेकिन 19 का जो मान होता है वो यहाँ पर O दिया हुआ, लेकिन O का मान कितना होता है 15 होता है। तो 19 का जो मान होता है वो S होता है, तो यहाँ पर S होना चाहिए, तो तभी सही होता है। यहाँ पर जो असंगत जो है वो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पे देख लीजिए आज इसमें पहले ये असंगत इसमें ढूंढना है। तो इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यही वाला असंगत है, क्योंकि बाकी ये 3 जो है आपस में मैच कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए सी आपस में उल्टा कर दिए गए हैं, ये मिरर वाला है, मिरर वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर मिरर रखते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं और इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर 11 की बात करते हैं तो 11 को छोड़कर देखिए जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, डी वाला अगर जो देखें, डी जो एक डी को छोड़कर बाकी सभी दर्पण हैं, यानी कि इसको दर्पण में देखें इस तरीके से दिखेगा, और इसको अगर दर्पण में देखेंगे तो इस तरीके का नहीं दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन में आपको सोचना है कि दर्पण में किस तरीके से दिखेंगे, उल्टा ये बिल्कुल दिया हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, देखिए वेन आरेख का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। तो वेन आरेख वाला जो होता है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे भारत है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तो भारत, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक का वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो भारत है, भारत के अंदर जो है भारत का सबसे बड़ा बना लीजिए, फिर भारत के अंदर उत्तर प्रदेश आता है, भारत का राज्य है कि उत्तर प्रदेश है, और कर्नाटक है, यानी कि भारत के ये दोनों राज्य हैं। तो राज्य एक हो गया उत्तर प्रदेश, एक हो गया यहाँ पर कर्नाटक। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश और कर्नाटक अलग अलग होगा, मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इंटरकनेक्ट नहीं है। कर्नाटक दूर है, उत्तर प्रदेश दूर है। और इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो कर्नाटक है और वो उत्तर प्रदेश से दोनों राज्य हैं और भारत के अंदर समाहित हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में समानांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना। चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना यानी कि समानांतर, यानी कि जिनकी सभी साइड बराबर होती हैं। तो आप इसमें काउंट करके जो है ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से एक हो जाएगा, आप काउंट भी डाल सकते हैं ABCD, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें काउंट कर लेना है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपको ये वाला भी काउंट करना है, इसके बाद ये वाला भी काउंट करना है, ये वाला भी काउंट करना है, बड़े वाले भी काउंट करना है। तो इसको तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, सिर्फ आपको इसमें काउंट करना है। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो यहाँ पर 30, यानी कि इसमें 30 हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप काउंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें ये कहा गया है कि राम सुबह पूरब की ओर टहल रहा है, राम बाबू सुबह पूरब की ओर टहल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पूरब, आपको दिशाएं का ज्ञान होगा ही, इस तरीके से होता है उत्तर, दक्षिण और पूरब और पश्चिम। ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम, ठीक है। तो आप गाइस यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया कि राम बाबू सुबह पूरब की ओर टहल रहे हैं। 4 किलोमीटर चलने के बाद वो पूरब की ओर टहल रहे हैं, यहाँ पर टहल रहे हैं पूरब की ओर, ठीक है। अब चलिए इसका मैं आपको सही से बताता हूँ। देखिए राम बाबू
4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ते हैं, पूरब की ओर टहल रहे हैं, पूरब की ओर टहल रहे हैं, 4 किलोमीटर बाद चलने के बाद 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ते हैं, दायां आपका इधर हो गया, दाएं मुड़ते हैं। फिर वहाँ पर वो बोले कि 3 किलोमीटर चलते हैं, उस बिंदु से वे आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलते हैं। तो अभी भी वे किस दिशा में चल रहे हैं और उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुँचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर बताया कि ये वाली जो डिस्टेंस, ये वाली आपको बताना है। तो ये वाली हो गई 4, ये वाली हो गई 3। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा पाइथागोरस वाली जो थ्योरम वो लगा देनी है, यानी कि जो आपका 4 4 स्क्वायर, और इसमें आप देख सकते हैं कि 3 स्क्वायर। तो ये वाली थ्योरम लगा करके आप इसको इस तरीके से करते हैं, 4 × 16 और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 = 9, और इसको जो जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 जो स्क्वायर होता है वो किस चीज़ का होता है, तो 5 का हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। चलिए 5 हो जाएगा दक्षिण पूरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 15 वाला है। 15, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होता है। दर्पण प्रतिबिंब की देखिए बहुत ही आसान होता है। इसमें करना क्या होता है, जैसे जिस साइड भी दर्पण रखा है, मान लीजिए इस साइड आपका दर्पण रखा हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, तो आपको इधर से पकड़ के इधर ऐसे खींच लेना है, यानी कि इधर इधर यहाँ से आपको पकड़ना है, इधर खींच लेना है। तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से आकृति बनेगी, इस तरीके की आकृति बनेगी 15 वाले की। तो यहाँ पे देखिए एफ जो होगा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, यू ऐसे हो जाएगा, और एन जो हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए जिधर आपका मिरर रखा हो उधर ही खींच लीजिए, और जस्ट उसको आपको उल्टा कर देना है। इस तरीके से आप 15 में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो इसका जो ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, सत्यनारायण बोस या फिर ममता बनर्जी। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव और अटल बिहारी वाजपेयी या ममता बनर्जी, ये जो तीनों लोग हैं ये राजनीति से संबंध रखते हैं। लेकिन जो यहाँ पे सत्येंद्रनाथ बोस है ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस एक वैज्ञानिक थे। यहाँ पे सबसे अलग यही होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्येंद्रनाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो 17 वाला है, यदि किसी कूट भाषा में दिसपुर को दिस रूप लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में शिमला को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए जो दिस है और दिस है ये चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर आप पुर की बात करते हैं, पुर और रूप, तो यहाँ पे देखिए पी और आर को इंटरचेंज कर दिया गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि शिमला को ऐसे लिख देंगे एडजेक्टिव जैसे लिखा हुआ है, लाइन नीचे खींची हुई है, और एम को क्या करेंगे ए से इंटरचेंज कर देंगे तो ए हो जाएगा। एल भी चेंज नहीं हो रहा था, देखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा CALMA। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते CHLCHSHIALM। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो माधवी राहुल की बहन है, माधवी की नानी एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन देख लीजिए, माधवी राहुल की बहन है, तो माधवी की नानी की एकमात्र बेटी उसकी माँ है, क्योंकि माधवी राहुल की बहन है, अतः माधवी की माँ राहुल की भी माँ होगी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा माँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, तो दिए गए कथनों को सही मानते हुए कथन निर्धारित के इसमें आधार पर दोनों कथन निष्कर्ष सलाह देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखिए कुछ टमाटर मक्का है, तो इसको आप इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, कुछ टमाटर मक्का है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कुछ के लिए डायग्राम इस तरीके से बनता है, कुछ टमाटर जो है वो ऐसे आप लिख लीजिए टमाटर, और उसके बाद मक्का कर दीजिए, ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं, तो दोनों आपस में जुड़े हैं। कुछ आलू मक्का है, तो आलू वाला जो है मक्का से इंटरचेंज, ये भी कुछ है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे कुछ कर दीजिए, कुछ वाला जो बीच वाला पार्ट है ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आप निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ मक्का आलू हैं, कुछ मक्का टमाटर हैं। तो कुछ मक्का जो है वो आलू की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, कुछ मक्का जो है वो आलू हैं, इस तरीके से बात करी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका जो अगला वाला है कुछ मक्का टमाटर है। तो गाइस इसमें देख सकते हैं कुल मक्का आलू जो है ये भी इंटरकनेक्टेड है, कुल मक्का टमाटर जो है ये भी जो है ये अब भी इंटरकनेक्टेड है। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों अनुसरण करेंगे, यानी कि ए और दो दोनों ही यहाँ पर इसका अनुसरण करेंगे। तो अगला कथन और निष्कर्ष से बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा कथन है, इस कप में औषधि स्वास्थ्यवर्धक पेय है,
और निष्कर्ष है आपका स्वास्थ्यवर्धक पेय कड़वा है, स्वास्थ्यवर्धक पेय से खांसी ठीक हो जाती है। तो इस तरीके के कथन में करना ये होता है जो आपका ऊपर दिया है, यानी कि कथन जो दिया हुआ है उसे ही आपको फॉलो करना है, उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसी को आपको निष्कर्ष के तौर पे देखना है। अगर उसमें वो चीज़ नहीं लिखी हुई तो आप उस चीज़ को नहीं देखेंगे। तो 20 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर बताए स्वास्थ्य पेय कड़वा है, ठीक है। तो औषधि स्वास्थ्यवर्धक पेय है उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। कड़वे की बात नहीं करी जा रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपका जो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे औषधि की बात की जा रही है। इन्होंने बताया स्वास्थ्यवर्धक पेय जो होता है वो कड़वा होता है, यानी कि पूरी की बात करी जा रही है, लेकिन इसमें सिर्फ औषधि की बात करी जा रही थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब अगले की बात करते हैं, स्वास्थ्यवर्धक पेय से खांसी ठीक हो जाती है। देखिए इन्होंने सिर्फ पेय की बात करी थी, किसी बीमारी या खांसी की बात नहीं करी थी, तो इसका भी जो राइट आंसर है, यानी कि दोनों यहाँ पे जो इसका अनुसरण नहीं करेंगे। जो ऊपर आपका कथन में लिखा होता है इस तरीके के प्रश्नों में सिर्फ उसी